नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सियासी गलियारों में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। दरअसल जब शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ था तब करीब 4 मंत्रियों की जगह बाकी रह गई थी, जिसके बाद से ही शिवराज कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार अटकलें लग रही थी। लेकिन अब जब चुनाव में 100 दिन भी नहीं बचे तब कैबिनेट विस्तार की चर्चा से सियासी गहमागहमी बढ़ी हुई है। आज चर्चा इसी मसले पर, और सवाल यह कि कैबिनेट विस्तार के पीछे आखिरकार मंशा क्या है, चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार की जरूरत क्यों पड़ रही है, और कैबिनेट विस्तार का मकसद क्षेत्रीय जातीय संतुलन को क्या साधना है। इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए अब 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है और पूरे प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो रही है। सत्ता से लेकर संगठन तक गहमागहमी दिख रही है। इस बीच शिवराज कैबिनेट के विस्तार की चर्चा सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा है। हर किसी के जहन में बस यही एक सवाल है कि आखिर चुनाव से 1.5 महीने पहले कैबिनेट विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी। तो जानकारों की माने तो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव तारीखों की घोषणा हो सकती है। इससे पहले सियासी समीकरणों को साधने के लिए वक्त मिल जाएगा। कैबिनेट विस्तार से क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण भी सधेंगे। तारीखों की घोषणा से पहले नाराज लोगों को ये मनाने की कवायद भी हो सकती है। कई अंचलों में प्रतिनिधित्व को लेकर नाराजगी के भी सुर थे, जिसे अब संतुलित किया जा सकेगा। तो वजहें कई हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है और वो है चुनावी दंगल में बाजी मारना। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में इन दिनों सत्ता से लेकर संगठन तक हर जगह से रोज कोई न कोई बड़ी खबरें आ रही हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और संतोष गौतम जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सनवर जी, ये पहले तो खबर यही थी कि आज कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, लेकिन शायद अब ये खबर है कि वो कल तक के लिए टल गया है। तो पहली बात तो ये टल क्यों रहा है सर, इसके पीछे क्या मकसद है? क्योंकि हम तो 2-3 दिन से ये सोच रहे हैं कि आज होगा, लेकिन अंततः टल जाता है फिर। देखिए लोकेंद्र जी, जिस प्रकार से आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि क्षेत्र को और बाकी वर्गों को संतुलित करने का इस प्रकार का कोई प्रयास है। देखिए, ना भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के लिए काम करती है, ना भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रवाद और जातिवाद के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। और रही बात मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैबिनेट विस्तार की, तो देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अधिकार है। ये पूरी तरह उन्हीं का अधिकार है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार करे, नहीं करे, कब करे, कितना करे। इसलिए हमने कभी ये नहीं कहा कि विस्तार हो रहा है। अब आपकी रिपोर्ट है, अब आप चौथा स्तंभ है, हम आपको मना भी नहीं कर सकते कि इस प्रकार से आप क्यों बता रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से जब होगा तो आपके सामने आएगा, उनका एक अधिकार नहीं। अभी भी कुछ उसमें चर्चा चल रही है क्या? क्योंकि 1.5 महीने पहले चुनाव की घोषणा से, और मैं तो कह रहा हूं मुझे नहीं पता, शायद 1.5 महीने भी है नहीं है, कब घोषणा हो जाए, तमाम तरह की अटकलें उसको लेकर भी। लेकिन अगर कैबिनेट विस्तार की खबर सामने आती है इस बीच, तो पहला तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कुछ नाराजगी हो सकती है, इसलिए 1.5 महीने के लिए ही सही, लेकिन उस नाराजगी को दूर किया जाए। लेकिन अभी भी क्या उस पर सहमति नहीं बन पा रही है कि या नाराजगी बहुत ज्यादा है इसलिए मंथन ज्यादा चल रहा है? नहीं लोकेंद्र जी, ना नाराजगी की बात है, ना सहमति की बात है। इसलिए हम तो ऐसा बोल ही नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये कहा कि ऐसा होने जा रहा है और इसमें कोई नाराजगी है, कोई सहमति है, असहमति है, ऐसा कोई विषय नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी का एक अधिकार है और मंत्रिमंडल विस्तार वो कब करेंगे, नहीं करेंगे, कितना करेंगे, ये उन्हीं का अधिकार है। जब वो करेंगे तो सामने आएगा, नहीं करेंगे तो हमारे सामने। लेकिन इस पर संतोष गौतम जी, ये जो बदलाव की बात सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है? क्या ये मजबूरियां हैं आज की तारीख में सरकार की? क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। मंत्रिमंडल में हेरफेर हुए, आपके प्रदेश अध्यक्ष बदलकर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया, एक मंत्री जी को हटा दिया गया। तो ये ऐसा चुनाव से ठीक पहले क्या ये फॉर्मूला है और क्या वो व्यक्ति काम कर सकता है 1.5 महीने में?
लोकेंद्र जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने की पूरी तैयारी है और इसको शिवराज सिंह समझ चुके हैं और सत्ता भवन की आग ने इसकी भविष्यवाणी भी कर दी है। उसके बाद अगर ये मंत्रिमंडल विस्तार की बातें कर रहे हैं और 1 महीने के लिए यदि किसी को मंत्री बनाया जाएगा तो मैं नहीं समझता हूं कि क्षेत्र के विकास के लिए कुछ कर लेगा, क्योंकि हम तो अभी तक यही सुनते आए हैं कि जो भी मंत्री बनता है उसको 3-4 महीने तो अपने डिपार्टमेंट को समझने में लग जाते हैं। तो 1 महीने के अंदर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है क्षेत्र में घुमा देंगे जिससे कि वहां के क्षेत्र का भला हो जाए और उस क्षेत्र को फायदा मिल जाए। मैं समझता हूं ये पूरी कवायद असंतोष को रोकने की है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का असंतोष इससे बढ़ने ही वाला है। अगर ये मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो इससे भारतीय जनता पार्टी के जितने असंतुष्ट विधायक शेष बचेंगे उनकी भी ये मन में इच्छा होगी कि इनकी जगह हम क्यों नहीं हो सकते थे। और जो मंत्री बनने के लिए लालायित हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ऐसा ना हो कि काफिला लुट गया और गुबार देखते रहे वाली हालत हो जाए। तो जो कंगरबाट मची है इस पूरे 18 साल के जंगल राज में, जो लोगों ने पैसा खाया है, जो लोगों ने मलाइयां खाई हैं, तो ये लोग भी सोच रहे होंगे कि जाते जाते थोड़ी बहुत मलाई भी अगर मिल जाए 1-8% भी तो ठीक है, उससे आगे का जीवन चल जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र भ्रष्टाचारी हो गया है। आप देखिए मुख्यमंत्री से लेकर कौन नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार। तो फिर छत्तीसगढ़ में भी वही हो रहा है क्या सर? इसलिए वहां मंत्रिमंडल विस्तार हुआ? अभी ज्यादा दिन थोड़ी। हम मध्य प्रदेश की बात करने बैठे हैं। यदि छत्तीसगढ़ पर डिबेट होगी तो वहां के प्रवक्ता उनका जवाब देंगे वहां क्या स्थितियां हैं। यहाँ तो मैं आपको भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि यहाँ पर स्थिति ये है कि जो मलाई खाई है, जो भ्रष्टाचार की लूट मची है, उसमें जिनको हिस्सा नहीं मिला उसको कवायद कैसे देने की मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है तो। और उसके बाद मैं नहीं समझता। चलिए मध्य प्रदेश पे ही सवाल पूछ लेता हूं मैं। तो फिर ये रवायत रही है क्या? क्योंकि आप लोग भी जब जा रहे थे तो बहुत सारी नियुक्तियां कर चले गए थे उस समय, तो आप लोगों को भी ये नियुक्तियां थी। हाँ, तो मैं आयोग ही कह रहा हूँ। तो मैंने कब कहा सर मंत्रिमंडल में विस्तार था? मैंने आयोग की नियुक्तियां ही बोला। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, वो संवैधानिक नियुक्ति होती है जिसको हटाने का अधिकार भी अपनी पार्टी को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उन्होंने हटा दिया और संविधान के विरुद्ध काम किया शिवराज सरकार ने। और मंत्रिमंडल के विस्तार की जहां तक बात है, 15 माह इनको और नुकसान देने वाला है, उससे वंचित रह जाएंगे अभी भी। सत्यप्रकाश जी, ये जो खबरें आ रही हैं अभी बेशक डिनायल मोड में है, लेकिन वो तो कल सुबह नहीं तो परसों जब भी होगी, शायद होनी तो है ही। अब वो पुख्ता हो गई हैं चीजें। शायद आज जबलपुर में ज्यादा समय लग गया इसलिए शाम को नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी इसके पीछे कारण क्या दिख रहे हैं आपको? देखिए लोकेश, जब भी कोई राजनीतिक दल या रूलिंग पार्टी चुनाव में जाने से पहले अपने संगठनात्मक स्तर पर, नेता लीडरशिप के स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर कसावट लाने या फेरबदल लाने के हर संभव प्रयास करती है। अगर मध्य प्रदेश में ये कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं आगामी चुनाव की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्टेप बीजेपी लीड गवर्नमेंट का दिखता है। हालांकि ये वो केवल यहां के लिए भी कह सकते हैं, 1-1.5 महीने पहले छत्तीसगढ़ में हुआ जैसा कि आपने अभी बोला है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो नाम एक्सपेक्टेड है, चाहे राजेंद्र शुक्ल का नाम हो, बिशेन साहब का नाम हो या फिर फर्स्ट टाइमर राहुल लोधी का नाम हो, इस चीज को समझना थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि राजेंद्र शुक्ल विंध्य क्षेत्र से आते हैं। विंध्य क्षेत्र में बीजेपी को जो चीज मिलनी चाहिए थी पिछले कुछ समय से, वो चाहे लोकल बॉडी इलेक्शंस में हो या किसी बायपोल में हो, वो देखने को नहीं मिली। राहुल लोधी एक ऐसा नाम है जो उमा भारती के भतीजे हैं। उमा भारती जी जातिवादी की राजनीति के लिए पहचानी जाती है मध्य प्रदेश की राजनीति में। और उन्होंने, आपको याद होगा, पिछली एक सभा में, उनकी जाति की सभा में उन्होंने कहा था कि आप स्वतंत्र हैं, आप जिस दल में जाना चाहें उस दल की तरफ वोट कर सकते हैं, मेरा आपका सामाजिक तौर पर कोई दबाव नहीं है। कहीं ना कहीं ये उनको संतुष्ट करने। तीसरा, अगर बिसेन साहब आते हैं तो बिसेन साहब भी ओबीसी का बड़ा चेहरा है, इसलिए उनको संगठन में भी उनकी बड़ी पकड़ है, सीनियर लीडर है। 1980 से वो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की में। बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं रीजनल बैलेंस, कम्युनिटी बैलेंस या कास्ट बैलेंस या फिर नेताओं को सेटिस्फाइड करने यानी कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए उमा भारती का यूज करने के लिए, क्योंकि ये सब्सटेंशियल एक पॉपुलेशन लोधी कम्युनिटी की ओबीसी वर्ग में मानी जाती है। अभी कोई उनके वर्ग से मंत्री भी नहीं है। तो इस कवायद को अगर होता है, और ये भी सत्य है कि कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी पीएम अपनी कैबिनेट का एक्सपेंशन किस टाइम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये उसकी अपनी इच्छा पर या परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। तो ये जो एक्सपेंशन है, इसको कहीं ना कहीं आगामी चुनाव की दृष्टि से रूलिंग पार्टी का एक बड़ा स्टेप अपने पार्टी को
व्यवस्थित करने या संगठन में कसावट लाने या क्षेत्रीयता में एक बैलेंस बिठाने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा सकता है। सनवर पटेल जी, चलिए ये बात तो आपने कही कि भाई हमें नहीं पता कि एक्सपेंशन हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये हमारी रिपोर्ट का हवाला आपने दे दिया, लेकिन अजय बिश्नोई जी को तो आप जानते होंगे, बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब पिछली बार कैबिनेट विस्तार हुआ था तो उनका एक ट्वीट बड़ा फेमस हुआ था उस समय कि महाकौशल अब उड़ नहीं सकता, फड़फड़ा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं, कुछ नहीं, तो फिर वो ट्वीट का क्या मतलब था सर, उसको आप समझा सकते हैं? देखिए, तो आप ही समझा पाएंगे, हम तो ये कह रहे हैं लोकेंद्र जी कि भारतीय जनता पार्टी जो लगभग 18 करोड़ सदस्यों की पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आज देश में सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा पार्षद, सबसे ज्यादा सरपंच, सबसे ज्यादा पंच, तो ये भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है जिसके मुकाबले में दुनिया में कोई राजनीतिक दल नहीं। और उसमें अगर कोई ऐसी बात आती भी है तो हमारे यहाँ कोई विद्रोह नहीं है, बोलने की आजादी है, कोई बात आती है तो बात की जा सकती है, और हमारे परिवार में सब तरह से बात होती है। और अंततः भारतीय जनता पार्टी में कोई अनुशासनहीनता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, अंत्योदय के लिए काम करते हैं। और जब चुनाव आते हैं तो निर्वाचन में भी सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने का काम करते हैं। नहीं तो उन्होंने और आगे भी लिखा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का पूर्ण विस्तार हो गया, ग्वालियर, चंबल, भोपाल, मालवा क्षेत्र का हर दूसरा भाजपा विधायक मंत्री है, सागर शहडोल संभाग का हर तीसरा भाजपा विधायक मंत्री है। तो हमारे महाकौशल को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला? और अब वो अब तक नहीं मिला तो क्या इस 1-1.5 महीने में वो प्रतिनिधित्व देकर जो अजय बिश्नोई जी यहाँ कहना चाह रहे हैं वो नाराजगी दूर हो सकती है? देखिए लोकेश जी, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, वो क्या करेंगे, कब करेंगे, कितना करेंगे या नहीं करेंगे, ये इसके लिए मैं बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ कि वरिष्ठ नेता ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। ये तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, आप चौथा स्तंभ है, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मुझे लग रहा है कि अब उन्होंने, मैंने उसको पूरा पढ़ दिया तो उसमें शायद समझने जैसी बात अब कुछ रही नहीं। हम तो भाजपा के प्रवक्ता के नाते जो पार्टी निर्णय ले लेती है उसी बात को आपके बीच में आकर कर सकते हैं। आज थोड़ी संकोच की स्थिति लग रही है सनवर पटेल जी आपके लिए, चलिए कोई बात नहीं। नहीं, स्पष्ट है, स्पष्ट है, ठीक, लेकिन स्पष्ट है लोकेश जी। हाँ। हम कांग्रेस के प्रवक्ता तो है नहीं जो सब कुछ अंतर्यामी हो, वो कुछ भी बोल दे। हम तो अपनी मर्यादा में रहते हैं, अपनी सीमा में रहते हैं। शायद वो चौथे नाम का भी पेच है, इसलिए शायद अभी आप भी कुछ कहना नहीं चाहते उसको लेकर। लेकिन संतोष जी, सवाल ये है यहाँ पर कि कहा यह जा रहा है कि चुनाव में आप जिन जिन बिंदुओं को उठाना चाहते हैं आप उठाते हैं, उधर काम हो जाता है। आप कहेंगे कि क्षेत्रीय संतुलन नहीं, लीजिए कैबिनेट विस्तार। आप महिलाओं का मुद्दा लेकर आएंगे तो वो उधर से आ जाता है कि नहीं 1000 को हम और ज्यादा बढ़ाएंगे। और अब तो खबर ये भी है कि आपने आजकल बोलना ही बंद कर दिया है कि पहले चुनाव की घोषणा हो जाए फिर देखेंगे, फिर कुछ नई घोषणाएं करेंगे। नहीं तो ये तो सारी चीजें बैकफायर कर रही हैं। क्या ये क्षेत्रीय संतुलन भी साध कर एक और मुद्दा आपसे छीनने की कोशिश की जा रही है? नहीं लोकेंद्र जी, मध्य प्रदेश की जनता समझती है कि भारतीय जनता पार्टी रस्म अदायगी के काम कर रही है। रस्म अदायगी से कुछ नहीं होगा। अगर मुख्यमंत्री वास्तव में उन क्षेत्रों के विकास के लिए समर्पित थे या उनके क्षेत्रों के प्रति कोई सोच थी तो ये मंत्रिमंडल विस्तार पहले होना चाहिए था। मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि अगर ये मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं तो उसके दूसरे दिन हमको डिबेट रखना चाहिए और पूछना चाहिए मुख्यमंत्री से उस डिबेट के माध्यम से इस 1 महीने में वो मंत्री ऐसा क्या कर लेगा जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सकेगा। अभी सनवर पटेल जी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता, प्रदेश के लिए काम करता, देश के लिए काम करता है। करता होगा सनवर पटेल जी, लेकिन हमने अभी तक देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो व्यापम के लिए काम कर रही थी, टेंडरिंग के लिए काम कर रही थी, पटवारी भर्ती घोटाले के लिए काम कर रही थी, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे बुधनी और विदिशा में रेत के अवैध उत्खनन के लिए काम कर रही थी। तो इसको भी प्रदेश की जनता देख रही है कि आप जो कह रहे हो उसको सबको पता है। संतोष जी, माफियाओं की सरकार किस तरह से कर रही थी 15 माह की सरकार में। आपके मंत्री बघेल जी क्या बोल रहे थे? माफियाओं का राज है, माफिया सरकार चला रहे हैं, दिग्विजय सिंह साहब पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं। किसने कहा था? 15 माह की सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा था। ठीक 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 ठीक, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। ये तो आपके मंत्री ने कहा। सनवर जी ये नहीं प्लीज बोलने दीजिए उनको जी। हाथ रख दिया तो
भड़क गए। नहीं, जल्दी से खत्म कीजिए सर अपनी बात। हाँ, रेत के अवैध उत्खनन का पैसा नोट गिनने की मशीनों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज है और इस मंत्रिमंडल के द्वारा अगर 2-4 लोग ऑपराइज हो जाएंगे तो विधायक होंगे, जो मंत्री बनेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा जो वर्ग है वो कार्यकर्ता का है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा, हम स्पष्ट रूप से देखें। ठीक, सत्यप्रकाश जी, एक सवाल ये भी है कि ये जो 3-4 दिन से रोज खबरें आती हैं कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, ये जो टल रहा है, क्या अभी चौथे नाम को लेकर चर्चा है? क्योंकि जगह तो 4 की बन रही है वहां पर। आपके सोर्सेस क्या जानकारी दे रहे हैं? ये अभी भी क्या एक गतिरोध है अंदर? इतना ज्यादा मंथन इसको लेकर क्यों अभी भी इतना क्यों खिंच रहा है पूरा मसला? देखिए, जैसे आपने अभी कहा, भले ही जो 3 नाम एक्सपेक्टेड दिख रहे हैं, इनको अगर लेने से महाकौशल को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। भले ही महाकौशल में बालाघाट भी महाकौशल की पार्ट है, लेकिन जबलपुर, पर्टिकुलर जबलपुर की बात कर रहा हूं, अगर वहां से किसी व्यक्ति को नहीं लिया तो परिस्थितियां जितनी पॉजिटिव होना चाहिए थी कहीं उससे नेगेटिव ना हो जाए। हो सकता है इस पर भी विचार या मंथन चल रहा हो, जिसके लिए ये टल रहा है। हालांकि ये तय है कि एक्सपेंशन की बात मेरे ख्याल से तो काफी लंबे समय से चल रही कि अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है, क्योंकि अब ये तो तय है कि किसी भी मंत्री को शायद ड्रॉप तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि ड्रॉप करने से कहीं ना कहीं समस्याएं बड़ी खड़ी हो सकती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को एक डिसिप्लिन संगठन माना जाता है राजनीति में, लेकिन फिर भी ये किसी का पता नहीं है। आज के समय में जो नेता हैं उनकी राजनीति आइडियोलॉजी पर आधारित कम, अवसरों पर आधारित ज्यादा हो गई है। इसलिए पार्टी फूक फूक कर कदम रखेगी और सरकार भी उसमें उन्हीं लोगों को इंडक्ट करेगी अगर एक एक्सपेंशन होता है, जिससे कि जिस चीज को वो फेस कर रही है उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व किया जाए। लेकिन एक सवाल जो आजकल तैर रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में, सत्यप्रकाश जी, क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस वक्त सरकार जिस मोड में है वो कांग्रेस को कोई मौका ही नहीं देना चाहती? कांग्रेस जो मुद्दा उठाएगी उसको किस तरीके से टैकल करना है उसके लिए पहले से तैयारी है। ये बिल्कुल आपने सही, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी बिल्कुल कांग्रेस के एक एक स्टेप पर काम कर रही है। आपने देखा होगा कि जब भी ये कोई चीज लाते हैं उसके आगे वो चल जाते हैं। लेकिन एक चीज आपने गौर किया, चाहे यहाँ खड़गे साहब आए हों, चाहे प्रियंका जी आई हो, या कमलनाथ की जितने भी पब्लिक मीटिंग हो रहे हैं, उनमें आपको देखा वही 5 गारंटीज की बात, 5 प्रोमिसेस की बात हो रही है, उसके आगे नहीं हो रही। आपका सोर्सेस बहुत अच्छा बोल रहा है कि हालांकि हो सकता है कि अब आगे की घोषणा है कांग्रेस अपने वचन पत्र या अगली मीटिंग में तब लाए जब कहीं ना कहीं आचार संहिता लग जाए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। अगर ऐसे में इंडक्शन होता भी है तो ये केवल इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा। सरकार की चीज में कसावट लाना या सरकार को बेहतर बनाने में शायद उन लोगों का उपयोग ना हो पाए, क्योंकि इतने कम समय में बड़े निर्णय उस क्षेत्र के लिए हो पाना थोड़ा सा कठिन नजर आता है। सनवर पटेल जी, एक सवाल ये भी है कि बेशक आप नाराजगी की खबरों को बार बार नकार रहे हैं, लेकिन जब से आपके टिकट आए सामने उसके बाद से कई जगहों पर पंचायतें हो चुकी हैं, रैलियां निकल चुकी हैं, वहां के प्रत्याशी को बदलने की बार बार डिमांड हो रही है। तो ये नाराजगी ही तो है सर जो हर स्तर पर आ रही है, और किस किस स्तर पर फिलहाल साधेंगे? क्योंकि जब से नए लोगों की ज्वाइनिंग हुई बीजेपी में, शायद ज्यादा ये शुरू से ही कहा जा रहा था, क्योंकि ये वही सरकार है जो एक मिनी कैबिनेट के साथ बहुत दिन तक चलती रही कि किसको कैसे एडजस्ट किया जाए, और ये बार बार कहा गया कि इस बार की जो सरकार है ये थोड़ी सी मुश्किल हो रही है चलानी, और वो दिखता रहा हर फैसले लेने में जिस तरीके से देरी हुई। क्या अब जब टिकट भी बट गए उसमें भी नाराजगी, तो इस बार मुश्किल है संगठन के स्तर पर नाराजगी से ऊपर आ पाना? देखिए लोकेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है। अब ज्यादा बड़ा हो गया मध्य प्रदेश। मैंने पहले भी कहा आपसे कि यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब अगर कहीं कोई छोटी मोटी बात होती है तो भी हमारे परिवार के अंदर होती है, और देखना आप एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को जिताएगा और ऐतिहासिक बहुमत से ऐतिहासिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। अब हमारे विद्वान साथी ने कहा कि माफिया चला रहे हैं, रेती में नोटों की मशीन की बात कही। अरे 15 माह की सरकार में तो आपके कैबिनेट मंत्री ने ये बात कही थी। एक विपक्षी बात कहे तो समझ में आता है। आप तो एक विपक्षी पत्रकार प्रवक्ता के नाते अपना धर्म निभा रहे हैं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं।
लेकिन आपकी सरकार में तो कैबिनेट मंत्री ने कहा था कि रेत माफिया और शराब माफिया सरकार चला रहा है। हमारी फाइलें पहले दिव्य सिंह जी के पास जाती है, क्यों जाती है? ये आपके कैबिनेट मंत्री ने कहा था। तो मध्य प्रदेश की जनता भूली नहीं है आपकी इन बातों को। और एक चीज और है, यहाँ पर एक आखिरी रिएक्शन संतोष जी, आप बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये बात भी तो दिखाने की कोशिश बीजेपी बार बार कर रही है कि 15 महीने में आप कितने लोगों को जेल में पहुंचा पाए। क्या 15 महीने काफी नहीं थे? उस मामले में ई टेंडरिंग की बात करते हैं, व्यापम का जिक्र आप बार बार करते हैं, तो उसमें कहां तक आप कार्रवाई लेकर पहुंचे थे? दलाली का अड्डा बना दिया था 15 माह में। तन्मय भाई, आपकी बारी हो गई। मैं ये कह रहा हूँ 15 महीने में हमने पूरी तैयारियां कर ली थी इनको जेल के शिक्षकों के लिए भीतर भेजने की, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया होती है। अचानक आप उठाकर किसी को जेल के पीछे नहीं डाल सकते। उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तभी तो बौखला के माफियाओं के पैसों से हमारी सरकार गिराई ना, क्योंकि बड़े इसमें चेहरे जेल के भीतर जाने वाले थे। अभी हमारे विधायक का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने हमारे नेता के बारे में बोला। ये अपने मंत्री, पूर्व मंत्री के बारे में नहीं बताएंगे, लक्ष्मीकांत शर्मा के, जिनने जेल के शिक्षकों के पीछे से बोला था कि अगर मैंने मुंह खोला तो बड़ी मछलियां जेल के शिक्षकों के भीतर होंगी। तो बड़ी मछली कौन है, ये प्रदेश जानना चाहता है। ये बड़ी मछली वही है जो रेत का पैसा खा रही है, जो व्यापम का पैसा खा रही है, जो ई टेंडरिंग का पैसा खा रही है। और अनवर पटेल जी, आप कंफर्म कर लेना, ये मैंने नहीं कहा था, ये आपके पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने बोला था। अगर मैंने मुंह खोला तो बड़ी। चलिए, आरोप तो दोनों तरफ से हैं, वो आपकी बात बताते हैं, लेकिन अभी तो इंतजार इस चीज का है कि ये जो नए मंत्री होंगे ये कौन होंगे। हालांकि नाम लगभग तय है, न्यूज स्टेट उनकी तस्वीरें भी दिखा रहा है, लेकिन शपथ में अभी कुछ अड़चने हैं, वो कब तक दूर होती हैं। क्या कल सुबह 9 बजे हो जाएगी शपथ, ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद हम चर्चा को जरूर आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।